साथियों, मैं डॉक्टर सुदीप सरन, फिजिशियन डायबिटोलॉजिस्ट, सरन हॉस्पिटल एवं इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज बरेली से आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। डायबिटीज के संबंध में मेरा उद्देश्य अपनी शैली को उस सामान्य रूप में रखना है जिससे मैं आपसे जुड़ सकूं, आप समझ सकें, और जो वीडियोस मेरे आप देखेंगे उनमें मैं बहुत ही सामान्य रूप में सरल शब्दों में डायबिटीज की परिभाषा, डायबिटीज के बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, दोस्तों के लिए बहुत लाभकारी होगा। कृपया जुड़े रहिए और इस अमूल्य जानकारी को प्राप्त कीजिए। हर घर में, आपके दोस्तों के सर्किल में, हर जगह पर डायबिटीज के मरीज होते हैं। डायबिटीज अगर हो जाए तो लगता है कि अभिशाप है, वास्तव में ऐसा नहीं है। मेरी बातों को जब आप सुनेंगे तो डायबिटीज को आप जान जाएंगे, जिससे मैं प्रमुखता से, विस्तार से, बहुत सामान्य शैली में डायबिटीज के बारे में सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि ये वो बीमारी है जो घर घर में बढ़ रही है। करीब 600 मिलियन केसेस इंडिया में इस समय हैं और बहुत ही जल्दी हमारा देश विश्व में सर्वोत्तम नंबर पे होगा डायबिटीज के मामले में। तो आइए परत दर परत हम डायबिटीज के बारे में बात करते हैं। प्रश्न उठता है कि डायबिटीज क्या वंशानुगत है? हाँ है, बिल्कुल है। जिस तरह से आपको विरासत में अपनी संपत्ति मिलती है, तो उसी प्रकार से विरासत में डायबिटीज भी मिलती है। लेकिन ये 100% नहीं है। यदि आपके माँ बाप को डायबिटीज है, जरूरी नहीं है आपके अंदर भी आए। इसके लिए पूरे एक जेनेटिक स्टडी होती है। कुल मिला के आज आप ये कहते हैं कि मेरे को डायबिटीज नहीं हो सकती क्योंकि मेरे माँ बाप को नहीं है। आपको क्या मालूम आपके बाबा, दादी, नाना, नानी या पुरखों में और कभी डायबिटीज हो? 2 जनरेशन के बाद भी मैनिफेस्ट हो सकती है। तो कुल मिला के एक बात कहना चाहता हूँ, अगर डायबिटीज के हिस्ट्री है तो बहुत कुछ संभावनाएं इस बात की हो जाती है कि आपको भी डायबिटीज हो सकती है। दूसरी बात, यदि आपका वजन अत्यधिक ज्यादा है, मोटापा है, मोटापे की परिभाषा हम बाद में बताएंगे। यदि आपका खान पान बहुत फास्ट फूड का है, घी चिकनाई का है, मात्रा अत्यधिक है, या आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, जैसे आजकल की तारीख में बहुत कुछ हो गया है, कंप्यूटर और कंप्यूटर ही जिंदगी हो गई है। ये जिंदगी का एक सुगम रास्ता तो बना है, लेकिन बीमारियों का घर हमारे सामने होता चला जाएगा। अब प्रश्न उठता है, डायबिटीज क्यों होती है? इसके बारे में बता दूं कि पहले तो हम ये चर्चा करना चाहेंगे कि डायबिटीज क्या होती है। ब्लड शुगर अगर हमारे शरीर में बढ़ जाए, इसको डायबिटीज कहते हैं। अब कितनी बढ़ जाए? WHO ने इसके लिए एक मानक निर्धारित किए हैं। मानक इस रूप में है कि हम 12 घंटे की बिल्कुल फास्टिंग करें, उसके बाद अपना खाली प्लेट ब्लड शुगर का हम सैंपल दें, फिर उसके बाद तुरंत ही हम 75 ग्राम ग्लूकोज पिए और 2 घंटे बाद उसका सैंपल दें। अब ये दोनों वैल्यूज, जिसको मैं संक्षेप में फास्टिंग कहूंगा और पीपी कहूंगा। पीपी मीन्स पोस्ट पेरिडियल। फास्टिंग यदि 140 से ज्यादा है और पीपी यदि 200 से ज्यादा है तो ये मानक डायबिटीज के हैं। पुनः मैं बताना चाहता हूँ, फास्टिंग 140 से ज्यादा और पीपी 200 से ज्यादा अगर ये है तो आपको डायबिटीज है। आप लोग कहेंगे हम लोग ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज, अपना ग्लूकोज मॉनिटर से अपने आप करते रहते हैं, उसे कहते हैं रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर यानी कि किसी समय भी की हुई ब्लड शुगर, वो 200 से कम होनी चाहिए। तो ये प्रारंभिक लक्षण है। प्रारंभिक तौर पर हम कहेंगे कि यदि हमने अपना ब्लड सैंपल चेक कराया, हमने रैंडम कराया, 200 के आसपास आया, तो तुरंत हमको उसको डायग्नोज करने के लिए फास्टिंग पीपी कराना होगा और उससे पता लगेगा हम डायबिटिक हैं या नहीं हैं। और अगर हम डायबिटिक हैं तो आगे की सारी कहानी
फिर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पर साथ साथ और बता दूं कि यूरिन के अंदर भी शुगर आने लगती है, क्योंकि किडनी के अंदर भी एक सेंसर लगा हुआ है। यदि ब्लड शुगर 200 क्रॉस करेगी तो ब्लड की जो शुगर है जो वो किडनी के साथ फिल्टर होके आने लगेगी। तो अब तो रिवाज नहीं है यूरिन चेक का बहुत ज्यादा, अब तो ब्लड शुगर के साधन उपलब्ध हैं। चलिए मान लिया हमने दुर्भाग्य से आपको, आपके रिश्तेदार को, आपके किसी अभिभावक को डायबिटीज हो गई, तो अब जानना जरूरी है कि आखिर हुई क्यों। क्या ये वायरस इन्फेक्शन है या कोई और इन्फेक्शन है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं है। जानकारी के लिए बता दूं, अगर हम एनआरटी की बात करें, हमारे शरीर में आप लोगों ने पित्ता या गॉलब्लैडर तो बहुत सुना होगा। जिगर की बात तो सभी करते हैं, शेर और शायरी से लेके और कविता से लेके हर आदमी जिगर की बात करता है। शायद ही कुछ लोगों को मालूम होगा कि जिगर हमारे पेट में सीधी तरफ होता है, करीब 1.5 से लेके 2 किलो का होता है, और उसी के नीचे छुपा हुआ हमारा पित्ताशय गॉलब्लैडर होता है, और उसी के पास एक पैंक्रियास, जिसको हिंदी में अग्न्याशय कहते हैं, उस नाम की ग्रंथि होती है। ये लगभग 1.5 किलो साइज की होती है, ये पीले रंग की होती है, और इसका जो कंपोजिशन है बिल्कुल ऐसा होता है जैसे फैट का या घी का रस रखा हुआ कोई टुकड़ा या कोई पीस। ओके, तो ये जानकारी के साथ कि पैंक्रियास ग्लैंड ही इसका प्रमुख कारण है। आइए देखते हैं कैसे प्रमुख कारण है। पैंक्रियास के अंदर बीटा सेल्स होती हैं। मैं पुनः बताऊंगा, बीटा सेल्स इंसुलिन को सीक्रेट करती हैं, और कब करती हैं? जब हम खाना खाते हैं तो तुरंत ही हमारे बॉडी से, हमारे पैंक्रियास से बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है। ठीक है, अब पहले बात आती है कि इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन तो केवल एक ट्रांसपोर्ट है, जैसे आप ये समझिए ट्रक के अंदर माल लद के जाता है, और वो ट्रांसपोर्ट इंसुलिन जो है वो जब बीटा सेल से इंसुलिन निकली, उस जो इंसुलिन को वो ट्रांसपोर्ट होके हमारा ब्लड के सर्कुलेशन में और हमारे टिश्यू को जाएगी, हमारी सेल्स को जाएगी। अब डायबिटीज में क्या हो जाता है कि ये जो बढ़ी हुई ब्लड शुगर है ये सेल्स के अंदर नहीं जा पाती है, तो इंसुलिन उस बढ़ी हुई ब्लड शुगर को अंदर ले जाता है। नतीजा क्या होता है, हम 4 या 6 रसगुल्ले कितने भी खा लें, हमारा जो इंसुलिन निकल रही है, जैसी ब्लड शुगर बढ़ेगा, बड़ी हुई मात्रा तुरंत टिश्यूज के अंदर पुश कर दी जाएगी, और जिस तरह से बिजली का स्टेबलाइजर होता है, करंट को मेंटेन रखता है, इसी तरह से इंसुलिन भी प्रवाह जब उसका होता है तो वो प्रवाह से ब्लड शुगर को सेल्स के अंदर ले जाती है। लेवल मेंटेन रहता, हमेशा 200 से नीचे आएगा। अगर आप डायबिटिक नहीं है, जी भर के आम खा लीजिएगा, जी भर के आप रसगुल्ले खा लीजिएगा, ब्लड शुगर ऊपर से 200 से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि ईश्वर ने एक बहुत बड़ी अनकम पावर की हुई है। जितना आपने ग्लूकोज, आपने मीठा खाया, और जैसी जितना मात्रा में हमारा ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, उतनी ही मात्रा में इंसुलिन रिलीज हो जाएगी। आज आपने कुछ नहीं खाया, इंसुलिन नहीं आएगी। आज आपने सामान्य खाना खाया, 40 यूनिट आएगी जो सामान्य वैल्यू है इसकी। आपने बहुत मीठा खा लिया, अब वो 80 यूनिट आ जाएगी। कुल मिला के आपका बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि आप हष्ट पुष्ट हैं। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो यही इंसुलिन की मात्रा हमारे शरीर में कम हो, और हम जब खाएंगे, अपना सामान्य खाना भी खाएंगे, तो जो 40 यूनिट आती थी हमारे पहले, अब वो मात्र 20 यूनिट आएगी। तो जब इंसुलिन कम हो जाएगी तो ग्लूकोज जो हमारा रक्त में प्रभावित ग्लूकोज जो टिश्यू में चला जाता है और लेवल नहीं बढ़ता है, तो लेवल बढ़ जाएगा। तो जितना % हमारे पैंक्रियास का डिस्ट्रक्शन होगा, बीटा सेल मास कम होगा, उतने ही आने वाले टाइम में ब्लड शुगर की मात्रा कम होती चली जाएगी। ये सिंपल सा सिद्धांत हुआ। अब यहाँ कुछ बातें आपको इस बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप डायबिटीज होते हैं, पहले शुरुआत उनकी 1 गोली से होती है, फिर वो कहते हैं 2 गोली, फिर वो कहते हैं अरे साहब मेरी डायबिटीज तो कंट्रोल नहीं हो रही है, क्योंकि साहब वो दवा काम नहीं करी। ऐसा नहीं है। एक अमूमन सर्वे के अनुसार 1 से लेकर 3% प्रति वर्ष
बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है। यानी ये मान के चलिए, मैंने कहा 40 यूनिट इंसुलिन एक सामान्य बॉडी को नॉर्मल सीक्रेट होती है, और उस पर बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हुआ। पहले साल 2% हुआ तो वो 38 यूनिट रह गई, अगले साल फिर 2% हुआ और वो 36 यूनिट रह गई, फिर उसके बाद में और डिस्ट्रक्शन हुआ, वो 30 यूनिट रह गई। तो क्या हो रहा है दोस्तों? हो ये रहा है, साल दर साल इंसुलिन की मात्रा कम होती जा रही है और आप डायबिटीज के पायदान पे एक के बाद ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं। जब आप पायदान पे ऊपर चढ़ेंगे, निश्चित रूप से दवा की मात्रा बढ़ेगी। तो ये कहना भ्रम है कि मेरी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती है। साथियों, कोई डायबिटीज ऐसी नहीं है जो कंट्रोल नहीं की जा सके। हाँ, गलती टेस्टिंग की होती है। ये मैंने अभी बताया कि हर डायबिटीज का डिस्ट्रक्शन बीटा सेल्स का हर साल होता चला जाएगा, लेवल ब्लड शुगर का बढ़ता चला जाएगा। जितना लेवल है उतनी मात्रा अगर होगी तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल होगी। मैं एक बात आपको बताता हूँ, जब मैंने चश्मा लगाना शुरू किया था तो मेरा 0.5 नंबर का था। हर साल ये नंबर इसका बढ़ता चला गया। अब मैं ये कहूँ कि मेरा आंखें मेरी खराब हो रही हैं, खराब नहीं हो रही हैं। अब जितना इसका नंबर बढ़ेगा, मुझे हर 6 महीने बाद जाना पड़ेगा, और जो नंबर बढ़ेगा फिर वो 0.5 से 1 हुआ, फिर 1.5 हुआ, फिर 2 हुआ। ठीक है, आज मेरी आंखों पर 2 नंबर का चश्मा लगा हुआ है। तो इसी प्रकार डायबिटीज भी समय के साथ बढ़ती चली जाती है, और जितनी मात्रा चाहिए अगर उतनी मात्रा में आप अपनी टैबलेट्स लेंगे। आज की तारीख में विभिन्न प्रकार की टैबलेट्स हैं जिनकी मैं चर्चा अगले सीरीज में करूंगा। तो डायबिटीज 16 आने आपकी कंट्रोल होगी, उसके अंदर कोई ऐसा है नहीं। कोई ये कहना गलत है कि दवा काम नहीं कर रही है। आपके डॉक्टर को नॉलेज होनी चाहिए और आपको अपना डॉक्टर पर विश्वास होना चाहिए। डॉक्टर को लगातार मिलना चाहिए, ब्लड शुगर करवाना चाहिए। अब बात आती है दूसरी। चलिए, हमने आपको ये विस्तार से बताया कि डायबिटीज क्यों होती है। मैंने एक बात कही थी, अगर मोटापा होगा तो भी डायबिटीज बढ़ेगी। तो साथियों, मोटापे का क्या संबंध है? मोटापे का संबंध है, ये जो इंसुलिन हमारी रिलीज हुई जिसकी मैंने अभी चर्चा करी, ये हमारे सारे बॉडी में इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं। इंसुलिन रिसेप्टर्स वो सेल्स होती हैं जो कि इंसुलिन को पकड़ती हैं और इसके बाद ग्लूकोज को यही अंदर ले जाती है रिसेप्टर। अगर मोटापा बढ़ता जाता है तो इंसुलिन की सेल निष्प्रभावी, ये जो बीटा ये रिसेप्टर्स हैं वो निष्प्रभावी हो जाते हैं, जिसे कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ रिसेप्टर। तो मोटापे के साथ साथ रिसेप्टर रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है। तो इंसुलिन यानी कि पूरी है, फिर भी वो रिलेटिवली रूप से, तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है। तो इसीलिए जितना मोटापा बढ़ेगा, इंसुलिन रिसेप्टर रेजिस्टेंस उतनी बढ़ेगी और डायबिटीज उतनी बढ़ेगी, इसीलिए कम रखना चाहिए। तीसरी बात ये मैंने भी आपको बताया कि जितना आप खाएंगे उतनी इंसुलिन रिलीज होगी। अब आपके अंदर क्षमता तो है नहीं है, आप केवल 20 यूनिट आपके अंदर से शरीर में से निकल रही है, और आप खा पड़े काफी सारा जो ब्लड शुगर बढ़ा रही है। तो भाई खान पान पे भी तो नियंत्रण करना पड़ेगा ना। अब जब आप कैलोरीज कम लेंगे, मात्रा कम लेंगे, जितनी आवश्यक मात्रा उतनी लेंगे, तो उसी कम बची खुची इंसुलिन से आपका काम बन जाए। तो ये तो मैंने आपको चर्चा करी। अब रही बात एक्सरसाइज की अगर हम चर्चा करते हैं, ग्लूकोज क्या है? बेसिकली एनर्जी है। मेरे शरीर के अंदर ब्लड शुगर अगर है, ब्लड शुगर के ही माध्यम से मेरे शरीर की एक कोशिका को खुराक मिलती है और तभी वो काम करती हैं। अगर खुराक नहीं मिलेगी, ब्लड शुगर मेरी अपने सामान्य स्तर पर नहीं होगी, तो मैं शिथिल पड़ जाऊंगा, कुछ काम नहीं कर पाऊंगा। आपने एक बात देखा होगा, जब ये एथलीट स्पोर्ट्स वाले होते हैं, ये थोड़ी देर में ग्लूकोज पीते रहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज तुरंत ही उनकी मांसपेशियों को ऊर्जा देता है, खुराक देता है। उसके बिना मांसपेशियां सक्रिय नहीं हो सकती। तो इसीलिए हमारे शरीर को जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो सेल्स हमारी ग्लूकोज को कंज्यूम करती हैं। एक तरह से वो ब्लॉटिंग पेपर हो गया। जैसे आपने किसी में एक सोखता डाल दिया, उससे सारा सोख लिया। तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो वही ब्लॉटिंग पेपर की मैकेनिज्म के सहारे से हमारी जो कोशिकाएं हैं वो अपने पोषण के लिए, क्योंकि उनको अत्यधिक कार्य करना पड़ रहा है, पोषण के लिए वो ग्लूकोज को ले लेंगी।
नतीजा क्या होगा? एक्सरसाइज करने से 20 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम ब्लड शुगर कोशिकाओं में चला जाएगा और ब्लड शुगर हमारी कंट्रोल हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने पूरे मैकेनिज्म के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। क्या भूमिका है जेनेटिक्स की, खानदानी ट्री की, क्या भूमिका है डाइट की, क्या भूमिका है ओबेसिटी की, और क्या आवश्यकता है कि ब्लड शुगर चेक कराएं और उसकी मात्रा दवाओं की को संतुलित रखें। अब एक प्रश्न और आता है, क्या ये बुढ़ापे में ही होती है डायबिटीज? नहीं नहीं नहीं। पहले था कि उम्र वालों में ये होती थी, लेकिन अब उम्र कोई अपवाद नहीं। ये सच है कि डायबिटीज 40-45 साल के बाद होती है ज्यादातर। अगर फैमिली हिस्ट्री है और शुरू में कोई लक्षण नहीं है तो मैनिफेस्ट 40-45 की उम्र के बाद होती है। लेकिन आज की तारीख में क्योंकि जीवन शैली बिगड़ चुकी है, 30 साल, 20 साल, 10 साल और आप चौंक जाएंगे 5 साल और नवजात न्यू बॉर्न बेबी डायबिटीज होती है। ये बात सिर्फ कहने सुनने की नहीं है, अब ये बहुत कॉमन है। हम बच्चों की डायबिटीज का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ इतना उल्लेख करना आवश्यक है कि कोई भी उम्र ऐसी नहीं है जहाँ डायबिटीज नहीं हो सकती हो, कभी भी हो सकती है। प्रेगनेंसी में हो सकती है डायबिटीज, किसी दौर में भी डायबिटीज हो सकती है और किसी उम्र में भी हो सकती है। हाँ, ये बात सच है कि 40-45 साल के बाद में संभावना बहुत ज्यादा होती है यदि आपकी विकृत जीवन शैली है, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान नहीं देते हैं और आपकी फैमिली हिस्ट्री है। एक बात और बताने के बाद मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि कितने प्रकार की डायबिटीज होती है। मुख्य तौर पे टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 क्या होती है? टाइप 1 ये एक मोटे तौर पे क्लासिफिकेशन है जिसमें कि 40 साल से कम उम्र और 40 साल से ज्यादा उम्र। 40 साल से कम उम्र इसको टाइप 1 कहा जाता है। इसे कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। क्या मतलब हुआ इस बात का? ये 40 साल से कम उम्र में बीटा सेल्स वास्तव में बहुत ही कम होती हैं शुरू से ही। तो यहाँ पर गोलियों की भूमिका बहुत ज्यादा नहीं रहती है, क्योंकि भूमिका की चर्चा मैं गोलियों की चर्चा आगे करूंगा। यहाँ पर इतना बता दूं कि यहाँ पर गोलियां काम नहीं करती हैं, केवल एक इंसुलिन, क्योंकि शरीर में कमी किसकी हुई? इंसुलिन की, तो हमको केवल इंसुलिन देना पड़ता है। तो टाइप 1 वो कैटेगरी है जहाँ पर इंसुलिन देना पड़ता है, और टाइप 2 वो कैटेगरी है जिसे कहते हैं इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज, NIDDM, जिसमें इंसुलिन पर डिपेंडेंसी नहीं है। प्रारंभिक रूप से टैबलेट पे ही कंट्रोल किया जाता है। हाँ, बिरले ही कुछ लोगों में और कभी कभी सारी दवाएं देने के बाद डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती है। केवल वही एक सिचुएशन है जहाँ पर कि हमको इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। तो साथियों, आज की चर्चा में मैंने प्रारंभिक रूप से आपको ये जानकारी दी कि डायबिटीज क्यों, कैसे, कहाँ होती है। देखते रहिए बाकी और सीरीज के अंदर मैं डायबिटीज की रोकथाम, डायबिटीज के उपचार, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन की क्यों जरूरी है, इन सबको बताऊंगा लगातार सीरीज के अंदर। ये जानकारी अगर आप डायबिटिक हैं तो आपके लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है डायबिटीज को समझना, क्योंकि डायबिटीज सदा चलने वाली बीमारी है। घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपने खुद अपनी डायबिटीज कंट्रोल करनी सीख ली, यदि आप डायबिटीज के बारे में जान ले, तो आपका जीवन बहुत सफल हो जाएगा। और मेरा इस वीडियो को बनाने का प्रयास सिर्फ इतना ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी सामान्य रूप से मैं आपको दे सकूं, आपका बेहतर स्वास्थ्य हो, यही मेरी कामना है। जुड़े रहिए डॉक्टर सुदीप चरण बरेली से।